नेपाल में हिंसा और उठापटक के बीच आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है। काठमांडू को बस कुछ घंटों का इंतजार है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि नेपाल की सियासत में आखिर किसका राज होगा। अगले कुछ घंटों में सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं। इससे पहले नेपाल के राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और सुशीला कार्की के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगे की रणनीति और मौजूदा हालात पर जमकर चर्चा हुई। नेपाल में हिंसा और अशांति के बाद अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। नेपाल में आज अंतरिम प्रधानमंत्री पर फाइनल फैसला हो सकता है। जेनजी नेताओं की पहली पसंद सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं। हालांकि सुशीला कार्की के नाम पर आंदोलनकारी जेनजी युवा कल आपस में ही भिड़ गए थे। एक गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और उन्हें ये स्वीकार नहीं। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को 72 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है और ऐसे में अब सबकी निगाहें सुशीला कार्की पर है। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति बन चुकी है। कार्की को अंतरिम पीएम बनाने को सब तैयार है। हालांकि संसद भंग करने के मुद्दे पर बातचीत अभी अटकी है। और देखिए, काठमांडू में जेनजी आंदोलन के बाद भड़की हिंसा शांत हो गई है। अलग अलग हिस्सों पर हालात पटरी पर लौट रहे हैं। अंतरिम सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है और अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति भवन में बैठकों का नॉन स्टॉप दौर जारी है। नेपाल में 4 दिन बाद अब हालात भले ही काबू में हो, लेकिन नई सरकार का मुखिया कौन होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। सबकी निगाहें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पर है। जेनजी प्रदर्शन के बाद काठमांडू में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाली सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है। किसी भी तरह की हिंसा और संभावित खतरे के मद्देनजर निगरानी तेज कर दी गई है। जेनजी नेताओं की पसंद पर क्या राष्ट्रपति पौडेल मुहर लगाते हैं या किसी नए चेहरे पर बात बनती है, यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। इस बीच नेपाली सेना ने एक बयान जारी करके लोगों से सोशल मीडिया पर सेना से जुड़ी भ्रामक और झूठी खबरों पर भरोसा न करने की अपील की है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। सालों भर इस मंदिर में भीड़ उमड़ी रहती है, लेकिन पिछले एक दशक में ये पहला मौका है जब ये परिसर पूरी तरह से खाली है। जबकि अभी श्राद्ध चल रहा है। लोग पशुपतिनाथ के दर्शन की चाहत में भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन भगवान और भक्त के बीच सेना की एक दीवार खड़ी हो गई है। क्योंकि मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन पर फिलहाल पाबंदी लगी हुई है। पूरा मंदिर परिसर इस वक्त सेना के कंट्रोल में है। नेपाल की सेना ने इस मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है, क्योंकि डर है कि कहीं श्रद्धालुओं के रूप में उन्मादी आंदोलनकारी मंदिर में प्रवेश न कर जाएं। दूसरी ओर पशुपतिनाथ के दर्शन की चाहत में इन हालात में भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या श्राद्ध चल रहा है इसलिए? अभी श्राद्ध का टाइम है। श्राद्ध का टाइम 15 दिन का लिए श्राद्ध का टाइम। श्राद्ध करने के लिए श्रद्धालु आदमी आएगा। आंध्र प्रदेश से आया श्रद्धालुओं का एक जत्था दर्शन तो नहीं कर पाने से नाराज दिखा। वो सिक्योरिटी बोलता है कब ओपन करता है मालूम नहीं है, जब ऑर्डर आता है तभी ओपन करेगा बोलता है। सेना के अपने तर्क हैं, लेकिन श्रद्धालु बेहद मायूस हैं। देखते हैं पशुपतिनाथ कब तक नेपाल के हालात को सामान्य बनाते हैं। और देखिए, नेपाल में 3 दिनों तक जेनजी ने जिस तरह से उपद्रव मचाया, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी। अब नेपाल में शांति है, लेकिन हर जगह तबाही के निशान लगातार दिखाई दे रहे हैं। जेनजी की इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान मंत्रियों को हुआ है। और जेनजी के नेपाल को हिंसा की आग में झोंकते हुए तमाम मंत्रियों के आवास को फूंक दिया था। अब 72 घंटे बाद उन आवास पर हिंसा के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये काठमांडू के भैंसपाटी का वो इलाका है जहाँ सांसद मंत्रियों के करीब 172 आवास हैं, जिन्हें उपद्रवियों ने आग के हवाले कर जमकर तांडव किया था। कि जो डैमेज है यहाँ पर, एक एक घर को जला दिया गया। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो मंत्रियों को, विधायकों को रेस्क्यू करना पड़ा और हालात यहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण है। पूरे इलाके में मिलिट्री यहाँ पर है। अब इस इलाके सेना की तैनाती कर दी गई है, साथ ही किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी है। और देखिए, नेपाल में भड़की हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा झटका काठमांडू के हिल्टन होटल को लगा है। ये आलीशान होटल पिछले साल ही शुरू हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। हिल्टन काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है, जिसे नेपाल के शंकर के ग्रुप ने बनवाया है। इसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं थीं। 176 कमरे और स्वीट्स वाले इस होटल ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर मजबूत पहचान दी थी। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। यह नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है।
कांच से जड़ा ये होटल एक वीडियो में आग से खाक होता हुआ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा और यहां आगजनी की। यही नहीं, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास से लेकर वरिष्ठ नेताओं के घरों को भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों की सुलगाई आग ने इस 5 सितारा होटल को अब पूरी तरह तबाह कर दिया है। और देखिए, नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। आज 17 मौतों की पुष्टि हुई है और इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू में गोली लगने की वजह से 30 लोगों की मौत हुई, जबकि बाकी लोग हिंसा के शिकार हुए हैं। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच चुका है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू हिंसा में जान गंवाने वाली महिला और उनके पति रामवीर सिंह 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। दोनों वहां एक 5 स्टार होटल में रुके थे। तभी हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी गाजियाबाद की महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। नेपाल में भले ही तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को अशांति के भंवर में झोंक दिया है। हिंसा थमने के बाद भी हर तरफ तबाही और भय का माहौल है। ज्यादातर लोग नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं। और देखिए, नेपाल में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार स्थायी सरकार मिले और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा ना हो, क्योंकि नेपाल 2 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में तोड़फोड़ और उपद्रव होते रहे। ये जली गाड़ियां, दुकानें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि जनजी के आंदोलन की आग ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है। अब काठमांडू में शांति है और तबाही के बाद निशान हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। कई संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। अब यहाँ सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। काठमांडू में संसद के पास सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बीच बीच में 1-2 गाड़ियां आ जा रही है और यहाँ अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 2 दिन तक हिंसा और प्रदर्शन की आग में जलने के बाद नेपाल में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज काठमांडू समेत देश के दूसरे हिस्सों में शांति बनी है। एक तरफ नेपाल की हिंसा और आग धीरे धीरे अब शांत हो रही है, तो अब बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथ की आग एक बार फिर से सुलगने लगी है। पंचगढ़ में काली माता मंदिर को कट्टरपंथी ने निशाना बनाया। देवी और देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाले इस्लामी चरमपंथी को हिंदुओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी कट्टरपंथी को ये कहकर छोड़ दिया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब मंदिर की ये तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले इस हिंदू मंदिर में किसी इस्लामी कट्टरपंथी ने काली मां और राधा कृष्ण की मूर्तियों को खंडित कर डाला था। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटी हैं, तभी से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। कभी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और कभी लोगों के साथ हिंसा की जाती है। अब एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हुए हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दुश्मन आखिर कौन है। और अब बात देश के 15वें राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति भवन में आज सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस समारोह में इस्तीफा देने के बाद आपको बता दें 50 नहीं बल्कि 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखाई दिए। समारोह में उनका ये विशेष आगमन इस वक्त चर्चा का विषय बना रहा। I चंद्रावरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आए। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद जगदीप धनखड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। इसके पहले धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। उसके बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे थे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2030 तक होगा। राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया था। और देखिए, किसी भी तरह की लड़ाई को महाभारत कहने का ट्रेंड सदियों से चला आ रहा है और इसी कड़ी में चुनावों के लिए भी अक्सर इसका इस्तेमाल हो ही जाता है। और बिहार चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि इस चुनाव में जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की एंट्री अब हो गई है, जिसके बाद महाभारत का रियल फील आने लगा है। जिसके कास्टिंग डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जनसुराज के पीके हैं। पीके ने बिहार में होने वाले महाभारत के लिए किरदार भी तय कर दिए हैं। पीके के मुताबिक तेजस्वी दुर्योधन हैं, यानी लालू हुए धृतराष्ट्र, जिन्हें तेजस्वी की हर बात सही लग रही है, और गांधारी हो गई राबड़ी देवी। यही नहीं, नीतीश को पीके भीष्म पितामह मानते हैं।
नीतीश कुमार क्राइम और करप्शन के पितामह हैं, तो तेजस्वी यादव दुर्योधन हैं। करप्शन और क्राइम के सवाल पर पीके कहते हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव ही ने तो इस राज्य में क्राइम और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, 15 बरस बिहार को गर्त में पहुंचाया। दरअसल तेजस्वी इसी मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में जुटे हैं, जिस पर पीके ने कहा, तो तेजस्वी यादव का क्राइम और करप्शन पर बोलना वो ऐसे है जैसे शेर लोगों को शाकाहारी होने का शिक्षा दे। जाहिर तौर पर पीके का पीला रंग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लाल कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा के लिए सभी जिलों में होने वाली दिशा की बैठक रायबरेली में दिशाहीन हो गई, जहां राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में है दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह की राहुल गांधी से हैंडशेक करने की तस्वीर, जबकि इसी दौरान दिशा की बैठक में दोनों नेता आपस में भिड़ गए थे। इन दोनों घटनाक्रमों को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मीडिया से बातचीत की और अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी जी रायबरेली में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, उन्हें गुरूर हो जाता है कि मैं दिशा की बैठक का मालिक हूं। साथ ही उन्होंने बहस होने का कारण भी बताया। और वो जब दिशा की बैठक करने जाते हैं तो उनके कुछ कांग्रेसी सहयोगी अनावश्यक रूप से जो दिशा की परिधि में नहीं आता वो सवाल उठाते। वहीं बेटे के राहुल गांधी से हाथ मिलाने पर कहा, मुझे दुख है कि जब राहुल गांधी मेरे बेटे से हाथ मिलाने गए थे तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। हालांकि इस तस्वीर में दिनेश प्रताप सिंह की मुस्कान अब तो कुछ और ही इशारा कर रही है। लगता है एमवाई और पीडीए के बाद अखिलेश यादव सिख समाज के साथ भी समीकरण बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। फॉर्मूला क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश ने अपना लुक जरूर रिवील कर दिया है। सपा दफ्तर में अखिलेश ने पगड़ी पहनकर दावा किया है कि 2027 में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश के इसे आत्मविश्वास की वजह सिख समाज की ओर से उन्हें दिया गया समर्थन है। सपा दफ्तर में एक कार्यक्रम के दौरान सिख समाज ने अखिलेश को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा, इनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने का काम हम समाजवादी सरकार में आने वाले समय में करने का काम करेंगे। सिख समाज से मिले समर्थन से अखिलेश इतने उत्साहित नजर आए कि सरकार बनाने का दावा तक पेश कर बैठे, क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। यूपी में हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले बिहार में अखिलेश और उनके फॉर्मूले का ट्रायल होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 750 बीघा सरकारी जमीन के घोटाले के आरोप में मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयेंद्र सिंह और राज्य कर विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। गन्ना विभाग के 2 अधिकारियों की गोपनीय जांच के आदेश देने के साथ सभी विभागों को भ्रष्टाचार पर सख्त चेतावनी भी दी गई है। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के एसडीएम जयेंद्र सिंह पर 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर सरकारी जमीन को अवैध तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि जयेंद्र सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर 750 बीघा सरकारी और सोसाइटी की जमीन भूमाफिया के नाम पर दर्ज कर दी थी। इस मामले में शिकायतों के आधार पर सीएम ऑफिस ने जांच कराई और अफसर के दोषी पाए जाने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में एसडीएम और राज्य कर के 2 अधिकारी निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जिला गन्ना अधिकारी रामकिशन और संयुक्त गन्ना निदेशक पर गोपनीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं। इस कार्रवाई से संदेश साफ है कि यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। रिश्वत लेने वाले अफसरों पर गाज गिरना तय है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का जिम्मा सीएम योगी ने पुलिस को दे रखा है और उस जिम्मेदारी को यूपी पुलिस बखूबी निभा रही है। तभी तो अपराधी अब उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। जो नहीं भाग रहे हैं उनका इलाज भी पुलिस करना जानती है। और उसी इलाज की ये तस्वीरें हैं जो आगरा, फिरोजाबाद और बरेली से आई हैं, जहां अपराधियों का लगड़ाकर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ताजनगरी आगरा में यात्री से लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और मुठभेड़ के बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने पशु तस्कर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में घायल हुए तस्कर को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में भी लंबे वक्त से फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 8 केस दर्ज हैं।
और नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में संसद को भंग कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल से। देखिए, लगातार तख्ता पलट के बाद नेपाल में सियासी हलचल बढ़ गई और इन सब के बीच बड़ी जानकारी, नेपाल में संसद को भंग कर दिया गया है। ऐसे के साथ साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, सुशीला कार्की जो है वो जल्द ही शपथ भी ले सकती है। बड़ी खबर, आज रात 8:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार नेपाल के मौजूदा हालात पर जी न्यूज की नजर बनी हुई। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरह से नेपाल में जो हिंसा हुई और उसके बाद तख्ता पलट हुआ। अब जानकारी है कि नेपाल में संसद को यहां भंग कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विभाग में सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, जहां विभाग के एई ने दफ्तर में लगी हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर है उसको हटा दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और अब योगी राज में आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन की मांग तेज हो गई है। सिर पर टोपी, बड़ी दाढ़ी रखे यही वो गफरुल हसन है जिस पर अपने ऑफिस से बांके बिहारी समेत दूसरे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हटाने का आरोप है। और इसी कार्यालय में देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। जो उनसे पहले जो अधिकारी थे उनके सामने भी ये तस्वीरें लगी हुई थी। लोगों ने जब देखा है कि हसन ने कैबिन से तस्वीरें हटा दी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। बिजली विभाग के ऑफिस में घुसकर सनातनियों ने नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि गफरुल हसन बिजली विभाग में एई है और उसने जानबूझकर सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया है, जिसके बाद अब उसे हटाने की मांग हो रही है। बिजली विभाग के सभी अधिकारियों से हमारी मांग है, या तो इसको 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दें। हिंदू संगठनों ने 24 घंटे में एक्शन की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये बात तो सच है कि ईश्वर के लिए हर इंसान एक बराबर है, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला या फिर ब्राह्मण, दलित। लेकिन मंदिर प्रबंधनों ने इसे अपने हिसाब से आम और खास में बांट दिया है, जिसका अक्सर विरोध होता था। और अब बांके बिहारी मंदिर ने नई पहल की है और वीआईपी कल्चर को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी ने, जिसकी बैठक में मंदिर के दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार ने की थी, जिसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई अहम व्यवस्थाओं पर चर्चा करके 9 बड़े फैसले लिए गए हैं। वीआईपी पर्ची को बंद किए जाने पर सहमति, सिक्योरिटी में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, आईआईटी रुड़की से ऑडिट कराने पर सहमति, भक्तों के लिए मंदिर की टाइम में बदलाव, दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बनी सहमति। 2013 से 2016 तक स्पेशल ऑडिट होगा। मंदिर के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। मंदिर के लिए इन्वेंट्री बनाई जाएगी। संयुक्त हस्ताक्षर से समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उम्मीद है अब स्वामित्व वाले बवाल को पीछे छोड़ते हुए बांके बिहारी का दर्शन सर्वसुलभ और सुगम हो जाए और सबको ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, नेपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संसद को भंग कर दिया गया है। तो देखिए किस तरह से नेपाल में लगातार अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त मौजूदा परिस्थिति नेपाल की क्या है और इसी के साथ साथ कार्की बनेंगी सरकार की प्रमुख। लगातार सस्पेंस बना हुआ था, कल भी हमने देखा कई बैठकों का दौर जारी था और इन सब के बीच अब जानकारी ये प्रतिनिधि सभा के साथ साथ प्रांतीय विधानसभा भी यहां भंग कर दी गई है और नई संसद द्वारा संशोधित किए जाने वाले संवैधानिक संशोधन पर राजनीतिक सहमति बन गई है। तो ये बड़ी जानकारी आज शाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को सरकार का प्रमुख नियुक्त करने पर सहमति बन गई है। और इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो चेहरा आप देख रहे हैं, जल्द ही नेपाल की सत्ता पर ये राज करती हुई नजर आएंगी। बड़ा ये नाम है और जानकारी ये सामने आ रही है कि देखिए मंत्रियों के जो नाम है वो अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार जो बैठकों का दौर जारी था उसमें ये जरूर तय हो चुका है लगभग सूत्रों के हवाले से जानकारी की कार्की की सरकार बनेगी यहाँ और कार्की ही सरकार प्रमुख बनेंगी यहाँ पर। ये देखना होगा क्योंकि नेपाल में जिस तरह से हालात बदले, तख्ता पलट हुआ, केपी ओली शर्मा को वहां से इस्तीफा देना पड़ा, पूरे कैबिनेट मंत्रियों को देश छोड़कर भागना पड़ा, जेनजी का यह आंदोलन, एक बड़ा विद्रोह देखने को मिला। और अब देखिए बदलाव के बाद नई जो सरकार बनेगी उसके गठन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। देखिए आपने फतवों के बारे में तो सुना ही होगा जो कि शरीयत के नाम पर जारी किए जाते हैं, कभी नया साल ना मनाने को लेकर तो कभी मुस्लिम शादियों में डीजे को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मौलाना ने एक नया फतवा ही जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का जन्मदिन पर केक काटना इस्लाम में पूरी तरह से हराम है। इस्लाम की दुहाई देकर जारी किए गए इस फतवे ने अब नई बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन भोपाल में मौलाना को केक काटना शरीयत के खिलाफ लग रहा है और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए फरमान जारी कर दिया है।
हमारे नौजवान जन्मदिन के नाम से फहाशी और बेहूदगियाँ कर रहे हैं और पैसे का फजूल खर्ची कर रहे हैं। ये पहले से ही याद दिलाना चाहता हूँ कि इस पे पहले से ही हमारे बड़े बड़े इदारों के फतवे आ चुके हैं कि ये एक हराम अमल है, ये नाजायज़ अमल है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद के खिलाफ अभियान का आगाज हो चुका है। अब शहर के सबसे पुराने महिलाओं के साड़ी बाजार में मुस्लिम सेल्समैन को बैन करने की मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब इंदौर के महिला वस्त्रों के सबसे बड़े बाजार शीतला माता बाजार और नलिया बाखल क्षेत्र में दुकानदार मुस्लिम सेल्समैन को काम से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको हमने इस बाजार से बाहर करने के लिए ये अभियान चलाया है। हिंदू बाजार है, खरीदारी भी हिंदू दुकानदार से ही होनी चाहिए। दरअसल इस बाजार में मुस्लिम सेल्समैन हिंदू महिलाओं और युवतियों को साजिश के तहत लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। महिलाओं को कपड़ों के डिजाइन, कपड़ों के कलर और ये भेजने के बहाने उनसे दोस्ती करना, उनको धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना और फिर उनका शोषण करना। तो ये घटनाएं अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की अपील पर दुकानदार अपने सेल्समैन के आधार की जांच कर रहे हैं। दावा है कि इस मुहिम से इंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों में कमी आएगी। और बात पतेगी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्पाइस जेट के विमान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पाइस जेट विमान का पहिया निकला, यात्री ने बनाया हादसे का ये वीडियो। बड़ी जानकारी, उड़ान के बाद रनवे पर मिला पहिया। बिना एक पहिया के ही विमान ने उड़ान भरी थी। मुंबई में विमान सुरक्षित लैंड हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्पाइस जेट गुजरात के कांडला से मुंबई आया था। इस विमान की तस्वीरें देखिए। एक यात्री ने जो कि यात्रा कर रहा था इस विमान से, उसने ये वीडियो बनाया है। उड़ान के समय विमान में एक पहिया नहीं था और आज ही विमान ने उड़ान भरी थी। तो आप देखिए कितना खतरनाक हो सकता है। और ये तस्वीरें खुद एक यात्री ने रिकॉर्ड की है जो कि इस प्लेन में यात्रा कर रहा था। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि लैंडिंग सफल रही, लेकिन विमान एक पहिए के बिना ही उड़ता हुआ नजर आया और उड़ान भरने के तुरंत बाद ये पहिया निकल गया है। जो यात्री विमान में यात्रा कर रहे थे उन्होंने अपने फोन से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आप देखिए पहली तस्वीर जब विमान का पहिया निकला और दूसरी सफल लैंडिंग बिना पहिए के भी इस प्लेन की कराई गई। जो यात्री हैं वो सुरक्षित लैंड हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये तस्वीरें डराती है और कई सवाल यहाँ स्पाइस जेट की टीम से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों, मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया। इन तस्वीरों को आप देखिए, उड़ान भरने के तुरंत बाद पहिया किस तरह से निकल जाता है और एक पहिए के सहारे ही ये फ्लाइट जो है वो रनवे पर सफल लैंडिंग करती है। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, स्पाइस जेट एयरलाइंस का ये विमान है जो कि उड़ान भरने के बाद आप देखिए किस तरह से एक पहिया इसका निकल जाता है। जानकारी ये है कि गुजरात से मुंबई के लिए ये फ्लाइट उड़ान भर रही थी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये सभी आतंकी सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे। इसके साथ साथ आतंकियों का मास्टरमाइंड दानिश, इसने आपको बता दें बड़ी साजिश की फिराक में थे। टीम के लीडर दानिश को गजवा नाम दिया गया था, जबकि उसका कोड नेम सीईओ रखा गया था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने कई बड़े खुलासे किए। ये कैसे पाक में बैठे नापाक हैंडलर के संपर्क में आए, इनकी साजिश का जाल कहां तक फैला हुआ, सब कुछ बताया। दिल्ली, मुंबई, झारखंड समेत 5 जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड शहर दानिश आईईडी बनाने वक्त घायल हुआ था। आतंकी मॉड्यूल में करीब 40 मेंबर एक्टिव थे। पकड़े गए सभी संदिग्ध आतंकी सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे। 2 आतंकियों ने हरियाणा के मेवात से हथियार खरीदे थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने ISIS मॉड्यूल के 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 संदिग्ध आतंकियों में मेन मास्टरमाइंड रांची का रहने वाला दानिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये टेरर मॉड्यूल देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। 5 राज्यों से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी फिदायीन हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। सुसाइड जैकेट तक तैयार कर रखा था और इतना ही नहीं, दहशतगर्दों के निशाने पर कुछ राइट विंग के नेता भी थे। बारूदी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया।
दिल्ली में आई SIS मॉड्यूल के भंडाफोड़ होने के साथ कई अहम और बड़े खुलासे हुए हैं। 5 राज्यों में चलाए गए ऑपरेशन ने आतंकी साजिश की कमर तोड़कर रख दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में कुछ फिदायीन बनने के लिए तैयार हो चुके थे। फिदायीन हमले के लिए सुसाइड जैकेट भी तैयार कर रहे थे। ये टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले थे। इनके निशाने पर कुछ राइट विंग के लीडर थे। आतंकियों की चैट्स से खुलासा हुआ है कि ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। अभी इस मॉड्यूल में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है। नहीं, इनमें से कोई पाकिस्तान नहीं गया है। इनका सिर्फ मैंने कहा पाक बेस्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो पाक हैंडलर है। फिलहाल गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है। इनके टेरर नेटवर्क पर आगे और अहम खुलासे हो सकते हैं। आज देश के 2 प्रमुख हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया। दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह एक ईमेल आया जिसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में बम रखे गए हैं। और इस खबर के फैलते ही कोर्ट की सभी बेंचों में काम तुरंत बंद हो गया और कोर्ट परिसर में मौजूद जज, वकीलों, स्टाफ और बाकी लोगों को बाहर निकाला गया। दहशत के चलते लोग कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर भागते दिखाई दिए। जांच में कोर्ट से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे मेल को हॉक्स करार दिया। इस घटना के कुछ ही देर बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी भरा मेल आया, जिसके बाद परिसर में बम निरोधक दस्ते और मुंबई पुलिस की टीम ने कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया और आसपास के इलाकों को भी सील कर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। मुंबई पुलिस ने बताया कि ये एक हॉक्स कॉल थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर और अंदर जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। अब साइबर पुलिस धमकी भरे ईमेल की साजिश रचने वालों का पता लगा रही है। और देखिए, आपने अब तक शराब तस्करी के कई मामले देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन दिल्ली में शराब तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस समेत सभी को हैरान करके रख दिया है। आरोपियों ने शराब की तस्करी के लिए अब जानवरों का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तस्करी को अंजाम दिया जा सके। और ये शायद पहला ऐसा मामला होगा जब दिल्ली में जानवरों के सहारे शराब की तस्करी की जा रही थी। और पुलिस थाने में खड़े इन्हीं ऊंटों के जरिए तस्करों ने शराब की तस्करी का अनोखा तरीका निकाला। आरोपी 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ऊंट के जरिए शराब तस्करी कर चुके थे, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऊंट के जरिए शराब को राजधानी दिल्ली में लाएंगे और इन 3 ऊंट को भी बरामद किया गया, जिसके 42 पेटियां शराब इस ऊंट पर रखकर लाया जा रहा था। दिल्ली में शराब की तस्करी की लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने गश्त बढ़ाने के साथ ही वाहनों की चेकिंग भी सख्त कर दी थी, जिससे आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और पुलिस से बचने के लिए ऊंट पर लादकर शराब तस्करी करने लगे। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है, साथ ही 3 ऊंट भी जब्त किए हैं। अब पुलिस इन आरोपियों के आंकाओं तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है ताकि शराब तस्करी पर लगाम लग सके। और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर एक हिंदू मंदिर में मुस्लिम समुदाय की ओर से मीट पार्टी का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव मच गया है। हिंदुओं ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताया है और इसको मंदिर हड़पने की जिहादी साजिश करार दिया है। आरोप है कि 12 वफात के दिन मुंबई के गोवंडी इलाके के दत्त मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां मीट पकाकर सैकड़ों लोगों को भोजन कराया और मीट पार्टी की। हिंदू हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन ये मीट पार्टी रुकी नहीं। दरअसल इस इलाके में हिंदुओं की संख्या काफी कम है और इस नॉनवेज जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। मेरे को जान से मार देने की पूरी साजिश चल रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में मैं वो एरिया छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को मेरी घर वाले लोगों को अरे नहीं। आरोप है कि 3 दिन पहले सोमवार शाम को मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के अहाते में ईद ए मिलाद कार्यक्रम का आयोजन किया। पंडाल लगाया गया, मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा भी लगाया। कुछ ही देर बाद उसी परिसर में मीट पकाई गई और करीब 400 मुस्लिमों को मंदिर के सामने ही दावत दी गई। मुस्लिम समाज अड़ा है कि उन्होंने मंदिर के सामने मीट भोज करा के कोई गलती नहीं की। और अब खबर मुंबई से, जहां फडणवीस सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इहान हाइट बिल्डिंग को तोड़ा जाना था। मुस्लिम महिलाओं के उग्र प्रदर्शन के कारण कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है और देखते ही देखते महिलाएं उग्र हो गईं। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। घर के बदले घर की मांग करने लगी। मुंब्रा की इहान हाइट बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 मंजिला इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1.5 साल पहले ही नोटिस दिया था। इस इमारत में ज्यादातर मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं जो अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और महिलाओं के हाथ में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल भरा हुआ बोतल है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर जैसे पहुंचा बिल्डिंग में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोग सड़क पर उतर आए। कार्रवाई किसी तरह से रुक जाए, इसके लिए हाथ में पेट्रोल लेकर महिलाओं को आगे कर दिया। भारी विरोध को देखते हुए कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। हरियाणा के नूंह से जबरन धर्मांतरण और शोषण की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत ये पहली गिरफ्तारी है और पुलिस ने आरोपी आजम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पहले से ही शादीशुदा आजम ने यूपी के हमीरपुर की रहने वाली शीला को प्यार के जाल में फंसाया और फिर धमकाकर उसका धर्म बदलवाया। आरोपों के मुताबिक मौलाना से कलमा पढ़वाकर शीला का नाम बदलकर साहिबा रखा और जबरन उसका निकाह किया गया। भी अकेले मैं भी अकेला हूँ, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा जितनी हो सकेगी। मैंने कहा ठीक है, अगर उसने अपने बीवी बच्चे के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था पहले। पीड़िता महिला का दावा है कि आजम ने घर में बने मंदिर को तोड़ दिया और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया। शीला ने पुलिस को बताया कि उसे जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया गया और कई बार उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी आजम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तराखंड के रामनगर में एक बार फिर से अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और 3 मजारों पर एक्शन लिया गया है। इनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था, जिस पर किसानों ने आपत्ति जताई थी और शिकायत मिलते ही प्रशासन यहां सक्रिय हो गया और मौके पर जा पहुंचा, जहां एक एक कर इन सभी मजारों को जमींदोज कर दिया गया। ये मजारें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, जिसके बाद सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हामी के निर्देश के बाद से अवैध कब्जा या अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में टीम यहां भी पहुंची। विरोध जैसी स्थिति से बचने के लिए प्रशासन की टीम दल बल के साथ यहां पहुंची थी और फिर एक एक कर मजारों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। यहां मजार के साथ साथ कई दूसरे तरह के स्ट्रक्चर और प्रार्थना स्थल भी बना दिए गए थे, लेकिन एक एक कर सभी को ध्वस्त कर दिया गया। रामनगर में अब तक 20 से ज्यादा अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। सिक्किम में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां देर रात पहाड़ दरकने की वजह से सैलाबी तबाही का मंजर देखने को मिला। सैलाब के तेज बहाव की चपेट में आने की वजह से लोगों में चीख पुकार मच गई, तो वहीं यांगथांग के ऊंचाई वाले रिम्बे इलाके में 7 लोग यहां भूस्खलन का शिकार बन गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी भी है, तो वहीं 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना का दहलाने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैलाब के तेज बहाव के बीच रस्सी के जरिए रेस्क्यू टीमें बहाव में लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। देर रात में ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उफनती ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर 2 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। हालांकि भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बावजूद अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सिक्किम में पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ कई इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटना सामने आई है। और अब बात पंजाब की। पंजाब में आई बाढ़ के बाद किसान अब एक नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने नुकसान की भरपाई आखिर करे तो कैसे करे। जिन खेतों में फसल लहलहा रही थी, उन खेतों में अब रेत जमा हो गई है। और अब आपकी नजर जिधर जाएगी उधर बाढ़ से बर्बादी के निशान ही दिखेंगे। गन्ने और धान की फसल बर्बाद हो गई है। ये पंजाब के होशियारपुर और गुरदासपुर को जोड़ने वाला इलाका है। इलाके की करीब 400 एकड़ जमीन पर 5 फुट रेत जमा हो गई है। बहुत से खेतों में मिट्टी भी बहुत ज्यादा भर गई है। कई जगहों पर खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जिसका खेत उसकी रेत की पॉलिसी की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि रेत हटाकर जमीन फिर से खेती करने लायक बनाई जा सके। अब प्रभावित किसान अपने खेतों से रेत निकालकर बेच भी सकेंगे, ताकि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। साइबर क्राइम के खिलाफ यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक बड़ी कार्रवाई की और लाखों के कैश एक साथ एक बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। नोटों का अंबार देखिए, 100, 200 और 500 रुपए की गड्डियां देखिए, जिसे गिनने के लिए यूपी पुलिस को मशीन मंगानी पड़ी। बता दें कि यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बड़ी कार्रवाई की और साइबर फ्रॉड के लिए म्यूल अकाउंट कमीशन पर उपलब्ध कराने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 25,60,000 से ज्यादा कैश बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बड़े नोट्स के बदले ज्यादा अमाउंट में छोटे नोट्स देने का लालच देकर ठगी करता था, जिसके शिकार पूरे भारत के लोग हो रहे थे।
मामले में बिहार के कुछ बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में पिज्जा शॉप का अजब गजब ही कारनामा देखने को मिल गया है। जब कस्टमर को सही ऑर्डर नहीं मिला तो वो आग बबूला हो उठा और उसने तुरंत IGRS पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज करा दी। अब अगर वेज पिज्जा ऑन ऑर्डर करोगे और मिल जाए नॉन वेज तो गुस्सा आना लाजिमी है। प्रयागराज में एक कस्टमर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कस्टमर का कहना है कि डिब्बे पर वेज का लोगो है लेकिन आइटम दे दिया नॉन वेज। कस्टमर की जुबानी आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने 8 सितंबर को डोमिनोज से ऑर्डर किया था। उसमें इन्होंने वेज के डब्बे में नॉन वेज आइटम भेजा। तो जब मैंने ऑब्जेक्शन किया स्टोर में आके कि इसमें वेज का लोगो लगा हुआ है तो आप इसमें नॉन वेज क्यों भेजें? बोले डब्बा खत्म हो गया है तो बेचना छोड़ दें। इतना ही नहीं, इस पिज्जा शॉप में एक ही कुक वेज और नॉन वेज पिज्जा बनाता है। एक ही आदमी वेज नॉन वेज बना रहा है, ओवन भी एक है, बिल्ड भी एक है, सारी व्यवस्थाएं एक है। वेज और नॉन वेज का कोई भी सेपरेशन नहीं है और सारे लोग की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कस्टमर की शिकायत पर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने गड़बड़ियों को लेकर डोमिनोज पिज्जा शॉप ऑपरेटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही पिज्जा शॉप के किचन को सील कर दिया। Zee News।